लास्ट टाइम तो वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल हमने आपको हॉस्पिटल सेटिंग और टर्शियरी केयर सेंटर्स का बताया था, जिसका लेक्चर क्लास हुआ था फाउंडेशन कोर्स में. दिस टाइम इट वुड बी मोर कंसंट्रेटेड ऑन दिस जनरल लैब सेटिंग. ठीक है. स्टेप 1, how many types of these biochemical or you can say these biomedical hazards can you classify? कितने टाइप्स के हो सकते हैं hazards? सबसे कॉमन होता है बेटा केमिकल हजार्ड. क्या होता है? और केमिकल हजार्ड भी समझने से पहले बेटा समझो हैजार्ड एक्चुअली होता क्या है. हैजर्ड समथिंग which is not very harmful if used in a proper way in a day-to-day life, but can be hazardous if consumed or getting in contact with. जैसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्या, मैं तो कहूँगा सारी ही लैब में ऐसी होती हैं जो अगर प्रॉपरली प्रोटोकॉल के साथ यूज की जाए तो these are very beneficial in the medical setting. लेकिन कई चीजें ऐसी होती है कि बेटा ऐसे उंगली डिप कर दोगे तो भी हजार्डियस है, देख लोगे बेटा तो भी हजार्डियस है. तो सबसे कॉमन जो बेटा हजार्ड होता है जिससे एक्सीडेंट वगैरह होता है, दोज आर केमिकल हजार्ड्स. उसमें क्या होता है बेटा? स्पिल्स. क्या होता है? स्पिल्स. लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा, प्लीज डोंट राइट इट. उसको लिखने का ऐसा है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट. इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्टरी क्लास बेटा. द कंटिन्यूएशन विल बी डन ऑन द नेक्स्ट क्लास. स्पिल्स कितने टाइप के होता है बेटा? दो टाइप के होता है, मेजर एंड माइनर. मेजर एंड माइनर. सबसे पहले माइनर स्पिल्स पे आते हैं. देखो आप टेस्ट ट्यूब में बेटा काम करते हो, बीकर में किसी ग्लासवेयर में काम करते हो, एनी रिएजेंट कैन स्पिल ऑफ. ओके. सकता थोड़ा सा हाथ पे गिर जाए या थोड़ा सा कुछ हो जाए या इधर उधर हो जाए, आपका हाथ लग जाए. व्हाट डू यू थिंक वुड बी द सेफ्टी प्रोटोकॉल टू काउंटर दिस हैजर्ड? क्या होना चाहिए इमीडिएटली? मान लो मेरे हाथ पे थोड़ा सा एसिड गिर गया. क्या गिर गया? एसिड गिर गया. लेट अस से फॉर एन एग्जांपल. तो आपका सेफ्टी हैजर्ड, ये जो है हैजर्ड, इसका सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, व्हाई दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट. ऐसी चीजें होती हैं बेटा लैब में, दीज आर क्वाइट फ्रीक्वेंट, क्वाइट कॉमन. एंड बिफोर गोइंग टू एनी मेडिकल प्रोफेशनल देयर आर सर्टेन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जो आपको फॉलो करने हैं फॉर दैट इमीडिएट केयर. और ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? ताकि दैट थिंग शुड नॉट गेट एलिविएटेड. वो तकलीफ ज्यादा बढ़ ना जाए, उस चीज को वहीं पे कंटेन कर दे हम. क्या होना चाहिए? क्या? नो. क्या? You should first see where the person is standing or with what reagent he is working on with. I told you that a certain acid spilled on my hand. Okay? You should not immediately or directly go and throw water on that. That can exaggerate the things. That can create even more irritation. Take a piece of cloth or tissue readily available in the lab. Just remove first of all excess acid. जितना एक्सेस एसिड है बेटा उस वुंड से सबसे पहले उसे हटाओ इमीडिएटली. एंड देन पुट इट इन रनिंग वाटर फॉर 10 to 15 minutes. तब उसे पानी में डालो बेटा. अब सीधा ही ऐसे जाके पानी में नल के नीचे रख देंगे, दैट कैन एक्सेजरेट थिंग्स. वो बढ़ा सकता है. रिमूव एक्सेस एसिड. ओके. ये तो हो गया हाथ पे गिरने का. Major spillages are not very common, those are at industrial scale. In lab it is just minor spillages only. But minor spillages can sometimes cause quite big accidents like this one and other less common but very dangerous. Spilling in eyes of the same chemical reagent. What will you do? Socho. What will you do? If a certain acid or alkali accidentally spills into someone's eyes, how will you counter that hazard? What would be your
सेफ्टी प्रोटोकॉल और इमीडिएट एक्शन प्रोटोकॉल फॉर दैट? क्या होना चाहिए? एसिड है बेटा, आंख जल रही होगी पेशेंट की, सोच, बात सुनेगा वो, पागल हो जाएगा, वुड बी वायलेंट लाइक एनीथिंग। सोचो अब क्या करोगे? प्रोटोकॉल इज वेरी सिंपल, जस्ट टेक हिम टू अ टैप और अ स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर, क्लीन रनिंग वाटर, ऐसा नहीं कि गंदा होना चाहिए, and make sure to pour water in his eyes continuously for 10 to 15 minutes. Minimum is 10, advisable is 15 minutes. 10 मिनट से कम पे तो रुकना ही नहीं है बेटा, और 15 मिनट इज एडवाइजेबल। समझ आई बात? स्टेप 2, मेक श्योर दैट ही रोल्स हिज आईज बैक एंड फॉरवर्ड। क्यों? ताकि जितना बेटा एसिड कहीं बैक साइड में एक्यूमुलेटेड है, एजेस में एक्यूमुलेटेड है, वेयर वाटर इज नॉट रीचिंग, if he continuously rolls on his eyes, the water reaches to the distant corners also for effective action. Understood? पहला वाला स्पिलेज का बेटा काफी कॉमन होता है, जैसे बहुत लोगों के साथ होगा जब अब नॉर्मल यूरिन कंस्टिट्यूएंट्स हम शुरू करेंगे, क्वाइट अ लॉट ऑफ टेस्ट, यू हैव टू हीट द टेस्ट ट्यूब। बेटा यहाँ ऊपर तक भरी होती है, रफली टेस्ट ट्यूब का साइज इतना ही होता है बेटा, विड्थ भी ऑलमोस्ट इतनी होती है, उसको हीट करोगे ना तो यहाँ से स्पिल ऑफ हो जाता है। अब चलो हमें तो 5-10 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो हमारे हाथ से तो इतना स्पिल नहीं होगा, लेकिन आपके हाथ से कम 1-1.5 महीने तक वो होता रहेगा, तो बेटा वो स्पिल ऑफ होकर हाथ पे गिर जाता है, हाथ जल जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। कई बार उसमें एसिटिक एसिड भी डाला होता है, फिर हीट होता है, एंड दैट हीटेड एसिड ऑल्सो स्पिल्स ऑफ। तो ट्राई टू मेक श्योर दैट, भगवान ना करे, वो जब भी अगर मान लो स्पिल ऑफ हो, remove that excess acid and then wash it under running water. Okay, इस चीज का ध्यान रखना। Next step is physical hazards. What kind of physical hazards can you think? Broken glasswares. These are the most common kind of physical hazards. और इनसे क्या हो सकता है बेटा? कांच के टुकड़े से क्या होता है बेटा? Cuts. Major and minor cuts. क्या होता है? मेजर एंड माइनर कट्स। और लैब में दोनों टाइप के मिलता है। माइनर कट्स तो बहुत लोगों को फेस भी करने पड़ेंगे बेटा, खासतौर पे पैरों में क्यों? टेस्ट ट्यूब मान लो गिर के टूट गई, वो कांच का टुकड़ा बेटा नहीं दिखता नीचे, कब तक नहीं दिखता? जब तक उस पर पैर नहीं पड़ता, तब फील होता है कि हाँ कुछ कहीं गलत जगह पैर रख दिया। दैट्स अ माइनर कट। सो व्हाट शुड बी योर प्रोटोकॉल फॉर अ माइनर कट? हाउ वुड यू टैकल दैट? क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल होना चाहिए बेटा? सोचो, what should be your protocol for that, for a minor cut? Yes, that's the step 1. Whether a cut is minor or major, make sure that the surface has been treated with an antiseptic agent. चाहे बेटा वो कांच से कट रहा है, किसी चीज के रफ एज से कट रहा है, किसी भी चीज से कट रहा है। फिजिकल हैजर्ड्स में सबसे कॉमन बेटा ब्रोकन ग्लासवेयर होता है, लैब्स, बट देयर आर रस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो। कई बार क्या होता है, माइक्रोस्कोप के जो आईपीसीज होता है बेटा, उतना रस्टेड हो जाता है ना कि अब जैसे आंख लगाते हैं तो यहाँ पे दिस इट स्टार्ट्स टू गेट डैमेज्ड, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। अभी हिस्टो में आप देखोगे ना, हिस्टो में खासतौर पे जिनको चश्मा लगा है उनको बहुत दिक्कत होती है। ठीक, तो these are all kinds of physical hazards. तो पहला स्टेप क्या होता है बेटा? Let us say example of a broken glassware, a minor cut. मान लो मैंने ऐसा हाथ रखा और यहाँ पे कांच का टुकड़ा था, मुझे नहीं पता। Now that piece is in my hand. What would you do? मैंने मान लो ऐसे पकड़ के ऐसे करके निकाल दिया। Just immediately go and clean it with an antiseptic solution. Clean it with a बोलो किससे साफ करोगे? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। सेकंड, पुट इट अंडर रनिंग वाटर फॉर 2 to 3 minutes. And after that, apply some ointment and do proper dressing of that. And apply a bandage and go for further consultation.
ठीक है. What about a major cut? ग्लास रॉड सबने देखी है. ग्लास रॉड, अब मान लो टूटी हुई ग्लास रॉड ऐसा आर पार हो गया मेरे हाथ के, क्या करोगे? दिस इज समथिंग मेजर. ग्लास रॉड मान लो ऐसा आर पार हो जाता है. कई बार मान लो आदमी गिर भी जाता है, कई बार हो जाता है एक्सीडेंट. What would you do in that case? How will you tackle that kind of physical hazard? सोचो. This is a hypothetical case. Try to find a solution of this. पूरा ग्लास रॉड बेटा आर पार है ऐसा मेरे हाथ. What should be your first course of action? रिमूव करना ना करना तो बात की बात है. How will you proceed? What would be your first step? देखो माइनर और मेजर कट में क्या फर्क होता है. माइनर कट में इतना ब्लीडिंग नहीं होता. देयर इज नॉट मच ब्लीडिंग इन माइनर कट. थोड़ा बहुत खून निकल भी जाएगा, आपको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बट इन मेजर कट योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू स्टॉप द ब्लीडिंग. लेकिन अब ऐसे केस में ब्लीडिंग कैसे रोकेंगे? तो ब्लीडिंग ना रोके, इवन इफ यू कैन स्लो डाउन द ब्लीडिंग, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल. एटलीस्ट यू विल गेट सम टाइम टू गेट द पेशेंट टू द करेक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल केयर सेंटर. सो जस्ट रेज दैट आर्म अबव द लेवल ऑफ हार्ट. हार्ट के लेवल के ऊपर लेके जाइए ताकि इफेक्टिव ब्लड प्रेशर बेटा कम हो. एंड व्हेन द ब्लड प्रेशर फॉल्स, द ब्लीडिंग either it stops or it slows down. Step 1. समझ आई बात? अच्छा, फिजिकल एग्जामिनेशन में फिजियोलॉजी में ब्लड प्रेशर लेना सिखाया? ठीक है. जब ब्लड प्रेशर लेंगे ना तो एक चीज और ध्यान रखना कि जो कफ होता है और जो मशीन होता है बेटा, दोनों हार्ट के लेवल पे रखा जाता है, अलाइन करके. अच्छा, किसी ने कभी ब्लड प्रेशर लेते हुए देखा है? देखा तो होगा घर पे. मतलब यहीं पे बंधता है और इसी हाथ पे बनता है. कभी किसी ने पूछा क्यों? दिस इज क्लोजेस्ट टू द हार्ट एंड दिस इज एट द लेवल ऑफ हार्ट. तो यहां से रीडिंग एकदम एक्यूरेट आएगी, एकदम एक्यूरेट. एग्जैक्टली इतनी नहीं आएगी क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन नियर अबाउट सेम आएगी. यहां तक आते आते वेलोसिटी थोड़ी गिर जाती है, प्रेशर भी थोड़ा गिर जाता है, इसलिए इस हैंड पर नहीं लेते. सेकेंड, आफ्टर रेजिंग इट अबव द लेवल ऑफ हार्ट, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? Not above that. अगर मैं अपने केस की बात करूं तो हाथ ऐसा सीधा करो एंड पुट अ रॉड ऑफ, जिसे कहना चाहिए लकड़ी का पीस या एनी काइंड ऑफ पीस दैट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट बीनीथ द हैंड एंड टाई इट फर्मली. क्योंकि इमीडिएटली देखो आप यहाँ लैब में प्लास्टर तो कर नहीं पाओगे. ठीक, तो कोई भी लकड़ी का पीस ले लीजिए, कोई मेटल का पीस लीजिए हल्का, टाइट लाइक दिस, ताकि उसके हाथ पे सपोर्ट रहे. एंड देयर शुड बी एंड ही इज एबल टू अवॉइड दिस अननेसेसरी मूवमेंट दैट कैन कॉज, उसे कहना चाहिए फर्दर डैमेज, बिकॉज द रॉड इज स्टिल स्टक देयर. अवॉइड टू रिमूव दैट ग्लास रॉड, दैट कैन कॉज फर्दर डैमेज एंड अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग. ओके, दैट्स द थर्ड स्टेप. सो दिस इज हाउ यू ट्रीट अ मेजर कट व्हिच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल हैजर्ड्स. कौन सा? फिजिकल हैजर्ड्स. थर्ड इज फायर एंड बर्न्स. कैसे हैंडल होना चाहिए सोचिए. फायर एंड बर्न्स, लैब में आग से बहुत खेलना होता है बेटा. मैंने बताया ना, वो रिएजेंट स्पिल होके ही आ जाता है. कई बार सैंपल में कुछ नहीं होता, वो डिस्टिल वाटर ही होता है. डिस्टिल वाटर से हाथ तक जल जाता है. कैसे हैंडल करेंगे सोचिए. I am not talking about that boiling of water. I am telling about that pure fire incident. And you can even include electrical hazards in that. Fire, burns and electrical hazard. We can club them together. How will you counter or tackle these hazards? सबका हाथ या पैर या बॉडी का कोई ना कोई पार्ट तो कभी ना कभी जला है ना लाइफ में. I hope everyone has felt a burn. सबके साथ हुआ है.
क्या होता है बेटा उसमें देखा है, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ब्लिस्टर्स। एंड दोज ब्लिस्टर्स आर वेरी पेनफुल, those blisters are very painful. So whenever you incur any kind of burn, never ever immediately apply ice on that. That exacerbate the rate of forming that blisters. जैसे ही आपका स्किन बेटा गर्म हुआ है, वो जल चुका है, आप उस पर आइस अप्लाई कर देंगे, तो वो ऐसा जिसे कहना चाहिए आप उसको फोर्स कर रहे हैं that skin contracts and the fluid accumulates. और क्यों accumulate होता है? Because the neighboring blood vessels, those have got burned or got damaged due to that heat, they are now even getting further constricted due to that ice. तो total fluid बेटा वहां पे constrict होने लग जाता है, which is accelerating the rate of formation of blisters. Correct thing is, टैप वाटर होता है ना, सादा पानी, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, जाके उसमें हाथ दीजिए और वहां पे कामली उसे रब कीजिए। तब तक करते रहिए जब तक वो बर्न एरिया पे थोड़ा थोड़ा सेंसेशन वापस आना शुरू हो जाए। इट विल टेक रफली 5 to 10 मिनट्स, इतना लगता है, 15-20 मिनट्स भी लग जाते हैं। आफ्टर दैट अप्लाई सम ऑइंटमेंट एंड कवर दैट थिंग विद अ प्रॉपर ड्रेस्ड बैंडेज। बेटा एक वो चिपकने वाली बैंडेज होता है ना, वो मत लगा देना कभी भी, दैट इज द मोस्ट इडियोटिक थिंग वन कैन डू। दैट ड्रेसिंग वाला बैंडेज होता है बेटा, हमें वो करना चाहिए, ठीक। देन इलेक्ट्रिकल, हाउ टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स। सबसे पहला, फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल शॉक्स और दीज वायर शॉर्टेजेस, यू शुड नेवर एक्सटिंग्विश देम विद वाटर, पानी नहीं डालना चाहिए। दूसरा, स्विच बोर्ड पे कभी गीले हाथों से काम नहीं करना चाहिए, ठीक। तीसरा, गीली चप्पल वगैरह से बेटा कभी भी कोई स्विच बोर्ड ऑन नहीं करना चाहिए गीले पैरों के साथ, बेशक आपके हाथ सूखे हुए हैं। वेरी बेसिक कॉमन थिंग्स, बट these have to be applied with caution in lab. पता है क्यों? Because there are a number of instruments that carry quite large amount of static charge in lab. आपको पता है सेंट्रीफ्यूज में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आप सेंट्रीफ्यूज को ऐसे ही छू नहीं सकते। बहुत लोग क्या होता है बेटा, सेंट्रीफ्यूज जैसे ही रुकता है, सीधा अंदर उसको ऊपर टेस्ट ट्यूब वाले कॉर्नर में हाथ डाल देता है। आपको पता है वो इतना गर्म होता है, आप हाथ डालेंगे आपका हाथ सीधा जल जाएगा। इट इज सो हॉट। सिमिलरली बेटा, ड्यू टू दैट एयर फ्रिक्शन इट एक्यूमुलेट्स अ लॉट ऑफ स्टैटिक चार्ज। फिर बहुत सारे लैब इक्विपमेंट बेटा ये आपका स्टैंडर्ड 220 पे नहीं चलते, दे ऑपरेट एट डिफरेंट वोल्टेजेस एंड डिफरेंट करंट्स, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। उनको बहुत तरीके से ऑपरेट करना पड़ता है बेटा। देयर इज अ प्रॉपर बुक फॉर दैट बेटा, और ईच एंड एवरी फैकल्टी टू स्टाफ गेट्स प्रॉपरली ट्रेन्ड ऑन दैट। आपको पता है प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, तब जाके हाथ में देते हैं। किस किसने एमआरआई करवाया है अपना कभी ना कभी? एमआरआई नहीं करवाया? MRI is a very, or I should say the highest electricity consuming apparatus whole of a medical hospital setting. अलग पावर लाइन होता है, अलग जनरेटर होता है, अलग सब कुछ होता है। और याद रखना MRI मशीन कभी बंद नहीं होती, कभी भी। So these all are, जिसे कहना चाहिए हैजर्ड्स, जिनको बहुत प्रॉपरली हमें हैंडल करना चाहिए। ये वाले MRI वगैरह तो आपको रेडियो वाले बताएंगे जब आपका क्लास होगा। आई एम मोर कंसर्न विद बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इज द रेडिएशन हैजर्ड। कौन सा? रेडिएशन हैजर्ड। क्या होना चाहिए रेडिएशन हैजर्ड में? सोचो, बहुत सिंपल है। What are radiation hazards and how? Why? First of all, tell me why radiation is a hazard. क्योंकि बेटा रेडिएशन से कैंसर का ट्रीटमेंट भी होता है और रेडिएशन से कैंसर होता भी। दैट इज व्हाई रेडिएशन इज अ हैजर्ड। रेडिएशन यूजफुल है, बट इफ
taken in a large dose or that is known as a lethal dose, it causes cancer. Similarly, X-ray, बेटा X-ray रेडिएशन से ही तो होता है. X-ray से बेटा वो शूट करते हैं, those are electromagnetic radiations. Similarly, CT scan भी बेटा वो रेडिएशन से ही होता है. MRI में रेडिएशन होता है? नो, MRI में रेडिएशन नहीं होता बेटा. MRI में रेडिएशन नहीं होता, याद रखना है. Now, tell me, what should be the safety protocol or how to counter that hazard? इसका सेफ्टी प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक आप लोगों को पता चलेगा ना, मोटा मोटा बात बताऊं, the damage would have been done. So इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि इससे बच के ही रहा जाए. Wear a proper lead apron, wear proper protective equipment and maintain a safe distance. ठीक है? This is the thing. तो आपके कौन कौन सा हैजर्ड्स हो गए बेटा? केमिकल, फिजिकल, रेडिएशन और कौन से? इलेक्ट्रिकल एंड फायर हैजर्ड्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बेटा, बायो हैजर्ड्स. कौन से? बायो हैजर्ड्स. बायो हैजर्ड्स क्या होता है? What are biohazards? What are biohazards? बेटा वेस्ट तो डेंजरस है ही. हैजर्ड वो चीज होती है बेटा जो एक सर्टेन अमाउंट तक हमें यूजफुल होती है. वेस्ट का हमारे लिए क्या यूजफुल होता है? हैजर्ड वो होता है जो एक सर्टेन अमाउंट में या एक सर्टेन सेटिंग में हमारे लिए यूजफुल होता है, बट अनकंट्रोल्ड एंड जिसे कहना चाहिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन इज डेंजरस. जैसे एक एक्सरे शूट करेंगे बेटा तेरा, नथिंग विल हैपन टू यू. 40 एक्सरे शूट करेंगे, यू वुड हैव टेकन सो मच ऑफ दैट रेडिएशन कि काम हो जाएगा. At 40 it is lethal or I should say hazardous. समझो इस बात को, हजार्ड एक्चुअल में होता क्या है. बेस्ट एग्जांपल जो एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ाते हैं, जैसे CO2 होती है बेटा. CO2 यूजफुल होती है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि उसी से फोटोसिंथेसिस हो रहा है. लेकिन अगर CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा तो वो क्या कर रही है? ग्लोबल वार्मिंग. दैट इज व्हाई इट इज CO2 इज हजार्डियस. लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे लिए डेंजरस है. दे आर आउटराइट पॉल्यूटेंट. कुछ फायदा तो दे नहीं रही, ओजोन लेयर और डैमेज कर रही है. समझो इस बात को. दैट इज व्हाई, किसकी बात हो रही थी अभी? दैट बायोमेडिकल वेस्ट कह रहे थे आप. वेस्ट का हमारे लिए कोई यूज थोड़ी है. इसीलिए बायो हजार्ड्स क्या होना चाहिए? सोच के जवाब देना बेटा. सोच के, व्हाट शुड बी अ बायो हजार्ड. बायो हजार्ड एक्चुअली क्या होना चाहिए? What should be a biohazard? What we should categorize in we should fall in the category of a biohazard. And how to prevent it and counter it. देखो, बायोटेक्नोलॉजी में कैंसर स्टडीज में बेटा वायरसेस का, रेट्रोवायरसेस का यूज करते हैं. ठीक? इन वैक्सीनेशंस. Those are all useful things. But if used inappropriately, these can be turned into hazards. वो वेस्ट भी हो सकता है बेटा, उसको हम वेस्ट भी बाद में बना सकते हैं. But if untreated, that can be used as a biohazard, causing cancer, certain communicable diseases like tuberculosis, और कौन-कौन से diseases हो सकता है? सोचो. कौन सा? Communicable diseases भी कह ले, but they are not स्ट्रिक्टली कम्युनिकेबल डिजीज बेटा. जैसे HIV के ट्रीटमेंट में कुछ लैब्स बेटा रेट्रोवायरस यूज करती है. क्या यूज करती है? डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेस. कुछ केसेस में सफलता मिलती है, कुछ केसेस में बेटा जो पेशेंट होता है, इट अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग HIV, इट कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसर आल्सो. सो दैट इज व्हाई इट इज अ बायोहजार्ड. इट इज अ बायोहजार्ड. अब इसका ट्रीटमेंट या इसका जो प्रिवेंशन होता है वो स्टैंडर्ड लैब सेटिंग में आप लोगों को तो फेस नहीं करना पड़ेगा.
लेकिन इनका प्रोटोकॉल आप लोगों को पता होना चाहिए।